नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में पढ़ा था और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के दो रूल्स हमने पढ़े थे, जिनमें कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जो एंड से जुड़ी हुई होती हैं और एंड से जुड़ी हुई नाउन प्लूरल न होकर के वो सिंगुलर होती हैं। ऐसी कुछ नाउन्स थी जैसे हॉर्स एंड कैरीज है, कमिंग एंड गोइंग थी। ये रूल हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। और दूसरा मैंने आपको ये बताया था कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे सम है, नो है, एनी और एवरी, ये वर्ड हमने पढ़े थे। इनके साथ में हम वन लगा रहे थे और बॉडी वर्ड लगाया था और थिंक वर्ड हमने इनके साथ में लगाया था। इनसे बनने वाले शब्द जैसे सम से समवन है, नोबॉडी है, नथिंग है, समथिंग है, एनीवन है, एनीबॉडी है, एवरीथिंग है। और इनको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले टॉपिक में, ये किसी सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट होते हैं तो सिंगुलर माने जाते हैं और इनके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। ऐसा हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज हम नंबर 3 रूल पढ़ रहे हैं, जिसमें कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जो दिखने में हमें प्लूरल लगती हैं लेकिन वो एक वचन ही होती हैं। उनके बारे में मैं लिखता हूं। देखिए, देखना, मैंने आपको बताया था कि वर्ब होती हैं वो अपने बेसिक रूप में बहुवचन होती हैं और उनका एक वचन हम बनाते हैं तो उसमें एस या ईएस लगता है। ऐसा हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। और वर्ब के अंदर मैंने बताया था डू होता है और वर्ब की हिंदी करने पर अंग्रेजी में जब अंग्रेजी की वर्ड की हिंदी करते हैं और उसके अंत में ना लगता है तो वो वर्ब होती है। ये साधारण सी वर्ब की पहचान थी। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पर लिखा था, रीड का मतलब होता है पढ़ना, इसके अंत में ना लगा हुआ है, ये वर्ब है। मैंने आपको ये भी बताया था कि कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जिनकी हिंदी करने पर भी ना लगता है लेकिन वो वर्ब नहीं होती हैं। जैसे सॉन्ग वर्ड है, सॉन्ग का मतलब गाना होता है, ये नाउन है। और सिंग का मतलब भी गाना होता है, ये वर्ब है। वर्ब के अंत में ना लगता है। वर्ब अपने मूल रूप में बहुवचन होती है। वर्ब का सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एस या एस लगाते हैं। देखिए, जब किसी वर्ब में एस या एस लगाते हैं तो वो एक वचन बन जाती है, लेकिन किसी नाउन में एस या एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाती है। ये उल्टा होता है। नाउन अपने मूल रूप में एक वचन होती है और उसमें एस लगाने से वो बहुवचन बनती है। जैसे टीचर वर्ड है, टीचर का टीचर्स प्लूरल हो गया। डॉक्टर्स एस लगाने से प्लूरल हो गया। डॉग्स, डॉग में एस लगाएंगे, डॉग्स, ये प्लूरल हो गया। कैट में एस लगाएंगे, कैट्स प्लूरल हो गया। किसी नाउन में एस लगाने से या ईएस लगाने से नाउन बहुवचन हो जाती है, जबकि किसी वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं तो वो एक वचन बनती है। रीड का एक वचन रीड्स होगा, ये अपने मूल रूप में बहुवचन थी। इतनी चर्चा हमने पिछले वीडियो में कर ली थी। और वर्ब का यूज हम नाउन के सब्जेक्ट के साथ में करते हैं तो उसका एग्रीमेंट सब्जेक्ट का एग्रीमेंट वर्ब के साथ होना जरूरी है सेंटेंस को सही करने के लिए। ऐसा हमने कर लिया था। अब मैं अगले जो टॉपिक मुख्य रूल है अगला, वो बताता हूं। देखिए, each one either और neither। यदि किसी सेंटेंस में मैंने बोर्ड पर जो वर्ड लिखे हैं each, one, either और neither, ये किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट होते हैं तो हमेशा सिंगुलर होंगे और इनके साथ में लगने वाली वर्ब भी सिंगुलर यूज की जाएगी। किसी भी सेंटेंस में
ईच वर्ड लिखा हुआ है, ईच का मतलब प्रत्येक होता है। जैसे ईच स्टूडेंट है, ईच बॉय है, ईच स्टूडेंट्स नहीं होगा, ईच बॉयज नहीं होगा, ईच गर्ल्स नहीं होगा, ईच गर्ल होगा। इनके साथ में आने वाली वर्ब भी सिंगुलर ही होगी। वर्ब का यूज हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। सेंटेंस है जैसे ईच each of the teachers have done their work। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है और वर्ब कौन सी है, क्या सेंटेंस सही है, ये हम देखेंगे। यहां ईच वर्ड लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया ईच के बाद में लगने वाली वर्ब सिंगुलर होगी। यहां एक स्ट्रक्चर है, ईच के बाद में ऑफ द लिखा हुआ है और ईच के बाद में जब ऑफ प्रीपोजिशन लगती है, ऑफ द लगता है। ईच के बाद में, वन के बाद में, आइदर के बाद में या नाइदर के बाद में, वन ऑफ लगाने के बाद प्लूरल नाउन का यूज किया जाता है हमेशा। इसके बाद में हमेशा प्लूरल नाउन का यूज होगा। लेकिन सेंटेंस का सब्जेक्ट एक वचन ही होगा और वर्ब का यूज भी सिंगुलर का ही किया जाएगा। इसमें प्लूरल नाउन है, जैसे ऑफ द लिखा हुआ है, ईच ऑफ द टीचर्स लिखा हुआ है। यहां टीचर्स नाउन है, ये इस वाक्य का सब्जेक्ट नहीं है, ये प्रीपोजिशन ऑफ का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। ये ऑफ के बाद में यदि नाउन का यूज किया जाता है, किसी भी नाउन का यूज होता है, तो वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाता है। हम इस सेंटेंस में वर्ब का यूज सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार नहीं करेंगे। इसमें सब्जेक्ट ऑफ द टीचर्स नहीं होगा, इसमें सब्जेक्ट ईच होगा, ईच ऑफ द टीचर्स। यहां ऑफ का यूज क्यों किया गया है? ऑफ का यूज सिलेक्शन के लिए किया गया है। सिलेक्शन, ऑफ का यूज या तो सिलेक्शन के लिए किया जाता है या पोजीशन के लिए किया जाता है। पोजीशन का मतलब होता है किसी के ऊपर अधिकार जताना। जैसे legs of table, legs of table, इसका मतलब है टेबल की लेग्स। यहां सिलेक्शन नहीं है, यहां पोजीशन है। इसमें ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन का यूज किया गया है और यहां ऑफ प्लूरल नाउन में से ऑफ सिलेक्शन बता रहा है। ईच ऑफ द टीचर्स का मतलब होता है टीचर्स में से प्रत्येक। ईच ऑफ देम का मतलब होता है उनमें से प्रत्येक। ईच ऑफ द टू स्टूडेंट्स का मतलब होता है दो विद्यार्थियों में से प्रत्येक विद्यार्थी। तो ऑफ द का यूज किया जाता है, वहां सिलेक्शन होता है। और ऐसे सेंटेंस में हम सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज ही करेंगे। इस वाक्य में क्या गलती है, ये एरर है इस सेंटेंस में। ईच ऑफ द टीचर्स, यहां हैव का यूज नहीं होगा। हैव प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, इसका यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। टीचर्स इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है। ईच ऑफ टीचर्स का मतलब होता है टीचर्स में से प्रत्येक। तो ईच के साथ में हम हैव न लगाकर हैज का यूज करेंगे। इस वाक्य में हैज आएगा। दूसरी सेंटेंस में क्या गलती है, जब सेंटेंस का सब्जेक्ट एक वचन है तो उसके साथ में
पॉजेसिव केस, प्रोनाउन का पॉजेसिव केस भी सिंगुलर होगा। यहां देयर वर्क लिखा हुआ है, ये देयर वर्क टीचर्स के अकॉर्डिंग यूज नहीं होगा। देयर का यूज सब्जेक्ट ईच के अनुसार होगा, और ईच सिंगुलर है, और ईच सिंगुलर है इसलिए देयर की जगह हिज का यूज करेंगे। यहां हिज होगा। अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो देखिए इस सेंटेंस में दो गलतियां थी। पहली गलती, इस सेंटेंस में हैव नहीं आएगा, हैज का यूज होगा क्योंकि वाक्य का सब्जेक्ट ईच है। दूसरी मिस्टेक इस सेंटेंस में क्या है, यहां देयर लिखा हुआ है, देयर का यूज, देयर की जगह हिज का यूज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट कौन है, ईच है। दूसरा सेंटेंस, one of the teachers have died of coronavirus। ये सेंटेंस है। हम पढ़ रहे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट होना चाहिए। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट वन ऑफ द टीचर्स है, इसमें भी ऑफ लगा हुआ है, ऑफ के बाद में द लगा हुआ है, ऑफ द, स्ट्रक्चर ऑफ द है इसलिए ये प्लूरल होगा। टीचर्स इसमें प्लूरल है। सब्जेक्ट इस वाक्य का वन होगा, सिंगुलर है। वन ऑफ द टीचर्स का मतलब होता है टीचर्स में से एक। सिलेक्शन है, वन ऑफ द, चयन कर रहे हैं हम, वन ऑफ द टीचर्स। सब्जेक्ट सिंगुलर है, इस वर्ब इसमें प्लूरल है तो हैव की जगह हैज होगा। एक तो ये एरर था इस सेंटेंस में, एक एरर इस सेंटेंस में और है, प्रीपोजिशन से संबंधित एरर है इस वाक्य में। यहां मैंने ऑफ लिखा है, ये ऑफ प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा। देखिए डाई के बाद में ऑफ प्रीपोजिशन तो आती है, यहां डाई ऑफ कोरोना वायरस लिखा हुआ है, डाई के बाद में ऑफ का यूज होता है। डाई ऑफ किसी बीमारी से मरना डाई ऑफ होता है, किसी वायरस से मरना डाई ऑफ नहीं होता। डाई ऑफ टीबी ये सही है, डाई के बाद में ऑफ टीबी लिखें, ये वाक्य बिल्कुल सही है। डाई ऑफ टीबी, डाई ऑफ कैंसर लिखें, ये भी सही है, बीमारी है। डाई ऑफ हैंगर, डाई ऑफ हैंगर ये भी सही है। डाई ऑफ थ्रस्ट, डाई ऑफ थ्रस्ट ये भी सही है। डाई ऑफ कोलेरा ये भी सही है, लेकिन यहां कोरोना वायरस लिखा हुआ है और प्रीपोजिशन ऑफ लगी हुई है। सेंटेंस है वन ऑफ द टीचर्स हैज डाइड ऑफ कोरोना वायरस, यानी एक अध्यापक टीचर्स में से एक कोरोना वायरस से मर गया है। यहां हम ऑफ न लिख करके फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। किसी वायरस से मरना डाई फ्रॉम होता है, किसी दुर्घटना में मरना डाई इन होता है, किसी बीमारी से मरना डाई ऑफ होता है, किसी के लिए मरना डाई फॉर होता है। जैसे गांधी जी डाइड फॉर हिज कंट्री, यहां गांधी जी डाइड ऑफ हिज कंट्री नहीं होगा,
क्योंकि कंट्री कोई डिजीज नहीं है, फॉर प्रीपोजिशन का यूज होगा। डाई ऑफ बीमारी के लिए होता है, डाई फॉर किसी के लिए होता है, डाई फ्रॉम वायरस होता है, डाई फ्रॉम एज होता है, डाई फ्रॉम शोक सदमे से मरना डाई फ्रॉम होगा, एक्सीडेंट में मरना डाई इन होगा। यहां हमने ऑफ लिखा, ये गलत है, सही प्रीपोजिशन का यूज होगा डाई फ्रॉम। अभी वाक्य बिल्कुल सही है। वन ऑफ द टीचर्स, कॉमन एरर था, सब्जेक्ट इसमें वन है, सिंगुलर है, इसलिए हैव नहीं आकर के है जाएगा। यहां प्रीपोजिशन से संबंधित एरर था, यहां ऑफ नहीं आएगा, फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज होगा और ये वाक्य हो जाएगा वन ऑफ द टीचर्स हैज डाइड फ्रॉम कोरोना वायरस। दूसरा सेंटेंस, neither of them are responsible for it। सेंटेंस में एरर है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से संबंधित एरर है। वाक्य का सब्जेक्ट पहचानना है, फिर वर्ब पहचाननी है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। आप एरर पकड़ गए होंगे। इस वाक्य का सब्जेक्ट है नाइदर ऑफ देम, मैंने लिखा था, फिर लिख देता हूं, ईच वन आइदर नाइदर, ये सिंगुलर होते हैं। इनके साथ एक वचन वर्ब का यूज ही किया जाता है। यहां भी सिलेक्शन है क्योंकि ऑफ द लिखा, नाइदर ऑफ लिखा हुआ है। आप कहेंगे जी आपने तो ये बताया था कि ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन, यहां द नहीं लगा हुआ है। यहां द क्यों नहीं लगा हुआ है? क्योंकि देन प्रोनाउन है और प्रोनाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, इसलिए यहां देन से पहले द का यूज नहीं होगा। वाक्य हो जाएगा नाइदर ऑफ देन, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा क्योंकि नाइदर लिखा हुआ है, तो यहां आर नहीं आकर के इस सेंटेंस में इज का यूज होगा और वाक्य हो जाएगा नाइदर ऑफ देम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट। बिल्कुल सही सेंटेंस है, इज का ही यूज होगा। दूसरा सेंटेंस, neither of the ways lead to जयपुर। देखिए सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचानना है, फिर वर्ब देखनी है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं, वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए। आप अच्छी तरह से ये नियम समझ गए होंगे। यहाँ नाइदर लिखा हुआ है, नाइदर के बाद में ऑफ द लिखा हुआ है, ऑफ द के बाद में प्लूरल नाउन लिखी हुई है, ये प्लूरल नाउन है। नाइदर लिखा हुआ है, नाइदर सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जा रहा है, सब्जेक्ट एक वचन होगा, इसलिए यहाँ लीड नहीं आएगा। ये वर्ब है और लीड प्लूरल वर्ब है। मूल रूप में वर्ब बहुवचन होती हैं, इनका सिंगुलर बनाएंगे और इनका सिंगुलर क्या हो जाएगा? लीड का सिंगुलर लीड्स होगा और वाक्य सही हो जाएगा। सेंटेंस है नाइदर ऑफ द वेज लीड्स टू जयपुर। यहाँ नाइदर ऑफ द वेज लीड टू जयपुर बिल्कुल गलत है। ये सेंटेंस में लीड ना करके लीड्स होगा। अगला सेंटेंस,
either of the students have deposited their fees। ये सेंटेंस देखिए, इस सेंटेंस में एरर पकड़ना है, सब्जेक्ट को पहचानना है। सब्जेक्ट सेंटेंस में आइदर ऑफ द स्टूडेंट है, तो यहाँ सिलेक्शन है आइदर, ईच है, वन है, आइदर है और नाइदर है। इनके बाद में आने वाली नाउन प्लूरल होती है या ये सिंगुलर नाउन है, इसलिए ये स्टूडेंट ना होकर के स्टूडेंट्स होगा। इस वाक्य में ये गलती है। दूसरा, इस सेंटेंस में ये आइदर लगा हुआ है, इसलिए वर्ब प्लूरल नहीं होगी। वर्ब का सिंगुलर करना करेंगे और सिंगुलर वर्ब है की क्या हो जाएगी, हैज। तो वाक्य हो जाएगा आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स हैज डिपॉजिटेड देयर फीस। ये होगा इस सेंटेंस का सही उत्तर। दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं। अब ये नियम हो गया, ईच, आइदर, नाइदर और वन। यदि ये किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट होते हैं तो वाक्य में वर्ब सिंगुलर का यूज होगा, क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब होती हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। तीसरा, अगला नियम है, अगला वाक्य है द पुलिस is running after the thief। देखना, द पुलिस इज रनिंग आफ्टर द thief। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट द पुलिस है और वर्ब इस वाक्य में इज है। मैं आपको बता देता हूं, अगला नियम है, कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो हमेशा ही प्लूरल होती हैं और उनके साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज किया जाता है। वो नाउन मैं लिखता हूं बोर्ड पर, आप उनको नोट कर लो। मैंने आपको ईच, वन, आइदर और नाइदर के बारे में बताया। ईच, वन, आइदर और नाइदर के बाद में ऑफ द लगता है तो प्लूरल नाउन लिखी जाती है, लेकिन उनके साथ में सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाता है। ये 3 नंबर नियम क्लियर हो गया। नंबर 4 नियम ये है कि कुछ नाउन ऐसी होती हैं, कुछ कलेक्टिव नाउन्स ऐसी होती हैं जो दिखने में एक वचन रखती हैं, लेकिन वो हमेशा प्लूरल होती हैं और उनके साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का यूज ही किया जाता है। अब मैं वो नाउन्स लिखता हूं जो हमेशा प्लूरल होती हैं, जैसे कैटल वर्ब। कैटल का मतलब मवेशी होता है। पुलिस है, इन्फेंट्री है। इन्फेंट्री का मतलब पैदल सेना होती है। इन्फेंट्री मीन्स पैदल सेना। कैवेलरी, कैवेलरी का मतलब होता है घुड़सेना। आर्टिलरी, आर्टिलरी का मतलब होता है तोपची। जेंट्री, जेंट्री भद्र पुष्पों का समूह होता है। पीजेंट्री कृषक वर्ग होता है। पोल्ट्री, पोल्ट्री का मतलब कुक्कुट आदि होता है।
चिल्ड्रन होता है, पीपुल होता है, वर्मिन होता है, कीड़े मकोड़े। देखिए बोर्ड पर मैंने जितनी भी नाउन लिखी हैं वो एक वचन लग रही है, लेकिन ये प्लूरल होती हैं। नंबर 1 पर मैंने कैटल लिखा है, आप नोट कर लो इनको। कैटल मवेशी होता है, पुलिस है, इन्फेंट्री है, कैवेलरी है, कैवेलरी का मतलब घुड़सेना होता है, आर्टिलरी है तोपची, जेंट्री होता है, पीजेंट्री होता है, पोल्ट्री है, चिल्ड्रन है, पीपुल वर्ड है। पीपुल का मतलब लोग होता है, यदि पीपुल का मतलब लोग है तो ये प्लूरल होगा। और पीपुल का मतलब राष्ट्र भी होता है, नेशन होता है। तो पीपुल का मतलब यदि राष्ट्र है तो ये सिंगुलर होगा, तब इसमें एस लगेगा, पीपल्स हो जाएगा। लेकिन पीपुल का मतलब लोग है तो ये प्लूरल ही होगा। अगला वर्मिन वर्ड है, इसका मतलब कीड़े मकोड़े होता है, ये प्लूरल नाउन है। क्लर्जी है, क्लर्जी है, ये भी प्लूरल नाउन है। तो मैंने बोर्ड पर जो नाउन्स लिखी हैं ये वो कलेक्टिव नाउन है जो हमेशा प्लूरल होती हैं, और इनके साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज किया जाता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में यदि ये किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट होती हैं, ये नाउन सब्जेक्ट होती हैं, या कॉमन एरर्स में भी आता है ऐसा टॉपिक, तो आप इनके साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे या प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे। सेंटेंस लिखा हुआ था बोर्ड पर, द पुलिस इज रनिंग आफ्टर। आप समझ गए होंगे इस वाक्य का सब्जेक्ट कौन है। द पुलिस इस वाक्य का सब्जेक्ट है। यहाँ इज लिखा हुआ है, ये गलत है, इसकी जगह आर आएगा। अब ये वाक्य सही है क्योंकि पुलिस एक ऐसी कलेक्टिव नाउन है जिसके बाद में हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होगा। पुलिस का सिंगुलर पुलिसमैन हो सकता है, पुलिसमैन ये सिंगुलर होगा, लेकिन पुलिस वर्ड अपने आप में बहुवचन है। तो ये था दोस्तों 2 नंबर नियम। 2 नियम मैंने आज आपको बताए हैं। एक तो ईच है और नइदर है, आइदर है, वन है, इनसे बनने वाले ये सब्जेक्ट होते हैं किसी सेंटेंस के, तो वो सिंगुलर होते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। इनके अलावा मैंने कलेक्टिव नाउन बताई आपको, जैसे इन्फेंट्री है, पीजेंट्री है, कैवेलरी है, तो पीपुल है, कैटल है, ये हमेशा प्लूरल नाउन होती हैं और इनके साथ प्लूरल नाउन का ही यूज किया जाता है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों। अब अगले टॉपिक में हम इनसे संबंधित जो एक्सरसाइज हैं वो हल करेंगे। वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।